हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो 2 जुलाई 2024 को शिफ्ट थर्ड में आपका मैथ्स का पेपर जो हुआ था उसका मैथ्स का पेपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर बाहरी आयामों वाला एक लोहे का बक्सा 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 50 ग्राम बता दिया गया तो खाली बक्से का भार कितना होगा। यानी कि यहाँ पर जो है आप अगर इस बक्से का अगर आपको भार कैलकुलेट करना है तो आप इसमें जो चादर लगी है उसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर एक घनाभ बना लेते हैं, एक बक्सा हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बक्सा मैंने आप लोगों के लिए बना दिया समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए लंबाई हो गई L और ये चौड़ाई B हो गई और ये हाइट H हो गई, ठीक है। ये आपको बताए गए प्रश्न में। अब यहाँ पर देखिए हाइट को अगर हम यहाँ पर लेके देखें तो ये आपके पास यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हाइट आपको प्रश्न में बताई गई है, लेकिन यहाँ पर आपको चादर की मोटाई भी बताई गई 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये आपके पास यहाँ पर इस तरह से जो है ये चादर की मोटाई है, ठीक है। और ये यहाँ पर मान लेते हैं तो आप ऊपर से देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पर ये चादर की मोटाई और नीचे से भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर चादर की मोटाई। तो आप अगर यहाँ पर अंदर से अगर आप 2 फलकों के बीच की दूरी यहाँ पर निकालेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर अंदर से हाइट कितनी आएगी भाई, दोनों साइड से यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर कम हो चुकी है, यानी कि 20 में से 2 सेंटीमीटर कम हो चुकी है तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं H में आपके पास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की कमी हुई है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर की साइड भी आपके पास यहाँ पर चादर की मोटाई होगी, इस इधर की साइड भी आपके पास यहाँ पर चादर की मोटाई होगी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर ये लंबाई अगर मापेंगे तो ये भी दोनों साइड से 1-1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये 60 थी तो 58 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। इसी तरह से चौड़ाई भी आपके पास यहाँ पर इस सामने वाले फलक की अगर आप यहाँ पर पिछले वाले फलक के बीच की दूरी अगर आप यहाँ पर ये निकालेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर चौड़ाई होगी दोनों साइड से, ये भी आपके पास 1-1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपके पास ये आपके पास 40 है तो ये 38 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। यानी कि आप क्या करेंगे बाहरी किनारों से, यानी कि बाहरी जो आपके पास साइड दे रखे हैं, बाहरी भुजाएं तो जो दे रखे हैं ये वाली भुजाएं, इनसे आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और जो अंदर की भुजाएं आपके पास आएंगे 2-2 सेंटीमीटर कम होकर उनसे आप यहाँ पर घनाभ का इस बक्से का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर जो चादर यूज़ हुई है उसका आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि चादर देखिए इतने ही पार्ट में आपके पास यहाँ पर यूज़ हुई है, ठीक है, क्योंकि ये चादर की मोटाई है। तो आप यहाँ पर बाहरी वॉल्यूम निकाल कर अंदर वाला वॉल्यूम अगर इसमें से घटा दें तो यहाँ पर सिर्फ इस चादर का वॉल्यूम आपके पास बच जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो प्रश्न को समझिए और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई 60 इंटू में आप यहाँ पर करेंगे 40 और इंटू में आप यहाँ पर करेंगे 20। ये आपके पास बाहरी किनारे लेकर हम यहाँ पर इसका बक्से का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जो साइड आपके पास 2 सेंटीमीटर कम होगी, यानी कि अंदर की साइड एक बक्सा और बनेगा, अंदर की साइड जो घनाभ बनेगा उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर 58 हो गया और इंटू में आप यहाँ पर करेंगे ये आपके पास यहाँ पर चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर कम होगी, यानी कि 38 हो गई, हाइट भी 2 सेंटीमीटर कम होगी, यानी कि 18 होगी। अब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में इस चादर का वॉल्यूम आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार आपको बताएगा 50 ग्राम। तो जब आप इसको 50 से गुणा कराएंगे तो ये ग्राम में आपके पास यहाँ पर चादर का भार आ जाएगा, इस बक्से का भार आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन किलो में दे रखे थे तो आप किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया। बस कैलकुलेशन ये वाली करनी है, सारी चीज़ें समझाने के लिए थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 5 से ये कटेगा, ये आपके पास 20 आएगा और यहाँ पर 20 से आप दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये 20 कट जाएगा, यानी कि आपके पास 60 इंटू में 40 यानी कि 200, ये आपके पास यहाँ पर 2400 बचेगा माइनस के अंदर। यहाँ पर करेंगे तो देखिए ये 20 2 से कट जाएगा, ये 18 2 से काट देते तो 9 बचेगा, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं 58 इंटू में 38 और इंटू में ये 18 2 से कटेगा तो ये आपका 9 आ जाएगा, बट्टे के अंदर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर आप यहाँ पर क्या करेंगे गुणा कराएंगे, 58 की आपको यहाँ पर 38 से गुणा करानी है तो ये आपका यहाँ पर 2400 माइनस
यहाँ पर देखिए मैं साइड में जो है ये गुणा करा के लिख रहा हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर 58 का अगर आप 8 गुणा करते हैं तो 464 का 4 हो गया, हासिल 46 आएगी। ठीक है, अब 58 का 3 गुणा करेंगे तो ये आपके पास 174 और ये 46, ये आपके पास यहाँ पर 220 बनेगा। अब ये 220 आपके पास इन दोनों का गुणनफल आ चुका है। ठीक है, अब आप इसके 9 से गुणा करा देंगे और 10 का डिवाइड कर देंगे तो ये 9 चौके 36 हो गया। फिर यहाँ पर 9 दूनी का 18 का 8 हो गया, हासिल आ जाएगी ये आपके पास 1 और 9 दूनी का 18 और 1 19, बट्टे में 10 भी था यानी कि एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितने का, ये आपका यहाँ पर 16.4 का डिफरेंस यहाँ पर, और ये 400 ये यानी कि 416.4, या फिर आप इसमें आगे एक ज़ीरो भी लगा सकते हैं, यानी कि इतने किलो का जो है इस सदर का वेट आपके पास आ जाएगा, इस बक्से का वेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए यदि एक अर्धगोले का व्यास आपको 42 सेंटीमीटर बताया गया है तो अर्धगोले का वॉल्यूम आपको बताना है। अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2/3 पाई की वैल्यू आप यहाँ पर 22/7 रखेंगे, आर का क्यूब। अब यहाँ पर व्यास 42 है तो आधा करेंगे तो त्रिज्या आपके पास यहाँ पर 21 हो जाएगी। तो यहाँ पर 21 इंटू में 21 करेंगे क्योंकि आर का क्यूब होता है। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपके पास यहाँ पर 7 त्रिका 21, ये 21 कट गया। इसके बाद यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441 होता है और ये आपके पास यहाँ पर 44 हो जाएगा। 44 का इसमें गुणा कराएं तो ये 4 आ गया, फिर यहाँ पर हासिल आ जाएगी 4। अभी देखिए 44 का अगर आप इस 4 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, 6 में 4 ऐड कराएंगे तो यहाँ पर 10 होगा और 10 का 0 यानी कि दाई का अंक आपके पास यहाँ पर 0 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, खत्म सवाल था। अगर यहाँ पर दाई का अंक भी 5 आ जाता तब आपको पूरा गुणा कराना पड़ता। अब इसमें देखिए एक पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि एक चोर उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चोर कार से चलना शुरू करता है और पुलिसकर्मी कार से उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 90 किलोमीटर और 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से आगे बढ़ रहे हैं। पुलिसकर्मी किस दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 1.5 किलोमीटर की जो है वो रिलेटिव स्पीड से कवर होगी, और रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 30 का है, यानी कि 30 की स्पीड से ये डिस्टेंस कवर होगी। तो ये आपके पास यहाँ पर टाइम आएगा पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 0 आ गया, ये 1/20 आ जाएगा सोल्व करने पर, यानी कि 1/20 घंटे में जो है चोर पकड़ा जाएगा। तो इतने टाइम के अंदर पुलिस द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वल टू पुलिस की स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हैं 120 की है, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर समय से आप यहाँ पर गुणा करा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। भाई स्पीड इंटू में टाइम करते हैं, डिस्टेंस आपके पास आती है, तो ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ गया। यहाँ पर 6 किलोमीटर जो है वो आपके पास यहाँ पर पुलिस द्वारा तय की गई डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए समीकरण आपको एक दे रखी है, x और y के बीच अंतःखंड की सबसे छोटी लंबाई आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 6x + 8y, ये 48 इधर भेज देते, ये प्लस का हो जाता। 2 से ये इक्वेशन डिवाइड है, यानी कि 3x + 4y = 24 आ जाता। तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, एक टेबल हम यहाँ पर बनाते हैं x और y के मानों की। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये x है और ये y है। तो जब आप यहाँ पर x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, x का मान यहाँ पर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर ये वाला टर्म 0, यानी कि 4y = 24, तो y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब y का मान आप यहाँ पर 0 रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर ये वाला टर्म 0, तो 3x = 24, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर मान आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, तो ये किस तरह से बनेगा, ये आपके पास यहाँ पर x हो गई और ये आपके पास यहाँ पर y हो गई। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको x पर तो 0 रहना है और y पर आपको यहाँ पर 6 कदम तक चलना है। तो यहाँ पर मान लीजिए y पर 6 कदम यहाँ पर है। ठीक है, x पर हमने कितना चला, 0, और यहाँ पर y पर हमने चला 6 तक। ठीक है, तो इसी तरह से आप बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें y पर आपको 0 चलना है, लेकिन x पर यहाँ पर आपको क्या चलना है, सॉरी यहाँ पर ये आपको यहाँ पर y पर 0 चलना है, लेकिन x पर आपको यहाँ पर कितना चलना है, 8 चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास y पर हम 0 चले और यहाँ तक मान लेते हैं y पर x पर 8 आ चुके हैं, 8 बिंदु तक आ चुके हैं। ठीक है, 8 तक आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x के निर्देशांक आप पहले लिखते हैं, ये 8 हो गया, और y पर हम यहाँ पर 0 तक चले, ये आपके पास यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक हो गए। आपको पता है यहाँ पर मूल बिंदु पर जो कोण बनता है वो आपके पास 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, x और y के बीच का कोण 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पर ये आपके पास 6 हो चुके हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 8,
यूनिट की आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस हो चुकी है इस बिंदु तक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दे तो कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर ये अंतःखंड बनेगा। अब इसी अंतःखंड की सबसे छोटी लंबाई आपको यहाँ पर बतानी है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई अंडर रूट के अंदर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस के अंदर यहाँ पर ये 8 जो है, इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर देखिए 100 बनेगा, 100 का वर्गमूल लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 10 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अंतःखंड के सबसे आपके पास यहाँ पर छोटी लंबाई कितनी आ जाएगी, 10 इकाई आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए 2021 और 2022 में जो है मॉडल सी का कुल उत्पादन 2019 और 2020 में मॉडल ए के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2021 और 2022 में देखेंगे मॉडल सी का, तो यानी कि आपको सी का देखना 2021 और 22 में, तो ये आपका यहाँ पर 6 हो गया, ये यहाँ पर 5 हो गया, तो टोटल करेंगे ये आपके पास 11 हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 2019 और 2020 में, तो 2019 ये रहा, 2020 ये रहा, इसमें आपको यहाँ पर ए का देखना यानी कि ब्लू वाला देखना, तो ये 5 हो गया, ये आपका यहाँ पर 4 हो गया, तो 5 4 9 का कितना परसेंट है, ये 11, यही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1100 के अंदर आपको डिवाइड करना है 9 का, तो 9 एकम 9 हो गया, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 9 दूनी का 18 हो गया, फिर 9 दूनी का 18.22% आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाए, यानी कि 460 आपके पास एक कोई संख्या है, इसमें मान लेते इसके देखिए यहाँ पर 20% में, इसके 20% में मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या x से जोड़ी जाती है, तो x से जोड़ने पर ये जो संख्या प्राप्त होती है ये 920 के 70% के बराबर होगी, ये आपको यहाँ पर प्रश्न में बताया गया इसके बराबर होगी। तो आप यहाँ से x का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब देखिए 46 का 2 गुना आपके पास यहाँ पर 92 होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो x बराबर यहाँ पर देखिए 7 92 है और एक 92 इधर आकर घटेगा, तो ये आपके पास 6 92 बचेगी, ठीक है। अब यहाँ पर 6 का इसमें गुणा कराते तो 6 दूनी का 12, 6 9 54, 1 55, आपके पास 552 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 2 ट्रायंगल आपको समरूप दिए गए और यहाँ पर इनके क्षेत्रफल का अनुपात भी आपको प्रश्न में बताया गया है। ए बी भुजा बताई गई, बी सी भुजा बताई गई, तो पी आर की लंबाई आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए मैंने आपको इसके लिए यहाँ पर थ्योरम बताई हुई है, जब भी आपको 2 ट्रायंगल समरूप दे रखे होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपके पास क्यू आर पी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अनुपात जो है ये बराबर होगा संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। आप इसमें देख सकते हैं, आप अगर इसमें बी सी भुजा देखें, भाई आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको पी आर भुजा कैलकुलेट करनी है, तो जो कैलकुलेट करनी है वो वाली भुजा आप यहाँ पर देखें तो पी आर आपके पास यहाँ पर इस पोजीशन पर है, इसमें इस पोजीशन पर देखिए आपके पास बी सी है, यानी कि यहाँ पर बी सी का जो है पी आर के साथ जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 9:4 आपके पास यहाँ पर क्षेत्रफलों में अनुपात है। BC का मान आपको प्रश्न में 15 दिया गया है और PR बट्टे में हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड अगर आप यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो ये आपके पास इधर की साइड 3/2 हो गया, बराबर की साइड आपके पास 15/PR हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है, वर्गमूल लेंगे तो। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए वज्र गुणा कराएंगे तो 3PR इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं PR इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला तो लिखना नहीं था, 3 लाइन के अंदर आंसर आ जाता। इसमें देखिए यहाँ पर A और B जो है एक साथ काम करते हुए एक काम को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं, और यदि A अकेले इस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो B को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं A और B अगर ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन में काम निपटा देते हैं, जबकि A अकेला करता है तो इसको जो है 18 दिन लगते हैं। दोनों का LCM लेंगे, ये 90 आपको दिखाई पड़ गया, ये टोटल वर्क आ गया। 15 6 के 60 होता है, 6 इन दोनों की एफिशिएंसी 18 5 90, यानी कि 5 A की एफिशिएंसी। तो आप इसमें देख सकते हैं A की एफिशिएंसी आपके पास 5 यूनिट हो चुकी है, तो यहाँ पर B की एफिशिएंसी 1 यूनिट होनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर दोनों के मिलाकर 6 यूनिट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए B अकेला अगर काम करेगा तो B द्वारा लिया गया टाइम जो है, यानी कि B द्वारा लिया गया टाइम जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क आपके पास 90 यूनिट का, और यहाँ पर ये 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो आप यहाँ पर इसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो इसको B को यहाँ पर कितने दिन लगेंगे टोटल काम करने में, 90 दिन लगेंगे। अब इसमें देखिए माना C के अंदर O वाला एक वृत्त है और P C का एक बाहरी बिंदु है
माना पी क्यू और पी आर सी की स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार हैं कि क्यू और आर क्रम से स्पर्श रेखा के बिंदु हैं, और यदि एंगल आर ओ क्यू यानी कि केंद्र पर बना कोण 110 डिग्री दे दिया गया, तो एंगल आर पी क्यू यानी कि बिंदु पी पर बना कोण आपसे पूछ लिया गया। तो ये आपको यहाँ पर देखिए अगर डायरेक्ट समझ में आ जाता तब तो आपको पता है कि यहाँ पर आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो आप 70 डिग्री डायरेक्ट आंसर टिक कर देते, लेकिन बनेगा कैसे उसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। ये आपके पास यहाँ पर ये एक वृत्त दिया गया है सी, जिसका केंद्र आपको यहाँ पर ओ बताया गया, ठीक है, और इसके बाहर कोई बिंदु पी बताया गया। उस बिंदु पी से जो है इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं ये होगी, दूसरी स्पर्श रेखा मान लेते हैं ये होगी, ठीक है, और ये बिंदु पी आपको बाहर बताया गया था, ये पी क्यू हो गया, ये आपके पास यहाँ पर पी आर, ठीक है। ये क्यू और आर स्पर्श बिंदु आपको प्रश्न में बताए गए थे। अब अगर आप इन स्पर्श बिंदुओं को इस केंद्र ओ से मिला देते हैं तो यहाँ पर ये जो आपके पास एंगल आर ओ क्यू बनता है वो प्रश्न में बताया गया कितना 110 डिग्री, ठीक है। तो इसके सामने का कोण ये आर पी क्यू आपसे पूछा गया, तो ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है 70 डिग्री हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर ये 90 यानी कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री हो चुका है। तो जो दो बाकी कोण आपके पास बचे उनका आमने सामने का कोणों का योग आपके पास 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है। अब इसमें देखिए ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाती है। यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दे है तो यहाँ पर आपको बताना। देखिए आप यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर वार्षिक किस्त है जो 5 बराबर वार्षिक किस्त आप यहाँ पर 100 की मान लीजिए, ठीक है, यानी कि 100 की आपने यहाँ पर 5 बराबर वार्षिक किस्तें मान ली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बताएंगे, तो 100 इसीलिए मानिए कि ताकि इसका 5% कैलकुलेट करना आसान हो। देखिए यहाँ पर 100 का 5% 5 होगा। अब इसका ब्याज लगेगा यहाँ पर 4 वर्षों के लिए, और प्लस यहाँ पर 5% का ब्याज लगेगा 3 वर्षों के लिए, यहाँ पर 5% का ब्याज लगेगा 2 वर्षों के लिए, यहाँ पर 5% का ब्याज लगेगा 1 वर्ष के लिए, और यहाँ पर देखिए राशि पूरी चुका दी जाएगी तो यहाँ पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये आपके पास 120 हो गया, और यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 115 हो गया, और यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 110 हो गया, और यहाँ पर टोटल करेंगे तो 105 हो गया, और यहाँ पर ये 100 हो गया। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 500 तो ये हो गया, और यहाँ पर 35 और ये 40 और ये 50, यानी कि 550 आपके पास यहाँ पर टोटल बना। जबकि प्रश्न में यहाँ जो वार्षिक किस्त जो थी 100 की हमने मानी थी वो आपको प्रश्न में 200 रुपये की बताई गई थी, यानी कि डेटा यहाँ पर 2 गुना है। तो यह भी आपके पास जो राशि चुकाई जा रही है वो भी यहाँ पर 550 न होकर 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 1100 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1100 रुपये। अब इसमें देख सकते हैं एक दुकानदार एक वस्तु पर 150 रुपये मूल्य अंकित करता है और उसे 25% की छूट पर बेचता है, साथ ही वह वस्तु की खरीद पर 2.5 रुपये का गिफ्ट भी देता है। यदि वह फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट हुआ होगा, और प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस का 11/10 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखते तो मार्क प्राइस आपके पास 150 रुपये का है, और यहाँ पर 25% की छूट दी जाती है, यानी कि इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी कि 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 150 का 3/4 कैलकुलेट करेंगे, तो इतने में वस्तु बेची जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर गिफ्ट दिया जा रहा है 2.5 रुपये का, वो भी मूल्य इसमें ऐड है, जबकि यहाँ पर ये गिफ्ट दिया जा रहा है यानी कि फ्री में दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये 2.5 रुपये जो है वो आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से और माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास सेलिंग प्राइस बनेगा और ये भी आपके पास सेलिंग प्राइस बनेगा, तो ये आपस में बराबर होने चाहिए, तो कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर आप इनके आपस में गुणा कराएंगे तो ये 450 हो गया, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 11 4 44 4 दूनी का 8 पॉइंट, ये आपके पास यहाँ पर 500 के 20 हो जाएगा, माइनस का 2.5 करेंगे, यानी कि बराबर की साइड आपके पास यहाँ पर 110 आ जाएगा, यानी कि CP का 11/10 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 11 से ये डिवाइड होगा, ये 10 बार कट जाएगा, तो CP बराबर कितना आ जाएगा 10 × में 10 यानी कि 100 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जो है वो कितना था 100 रुपये था। इसमें देखिए 2007 से 2012 के दौरान मारुति द्वारा निर्मित किस प्रकार की कारें सबसे कम है?
तो इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आसान सा प्रश्न है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पर देखिए आपको सबसे छोटा डेटा जो है, सबसे कम डेटा जो है किस में दिखाई पड़ रहा है, इको में दिखाई पड़ रहा है। इसमें अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो इसमें आपके पास सबसे कम बनेगा। आप चाहें तो ऐड करके देख सकते हैं, इन सभी को ऐड करेंगे और आपके पास यहाँ पर जो सबसे कम आपके पास यहाँ पर डेटा बनेगा वो इको का बनेगा। तो इको आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं। बाकी यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कैलकुलेट करके सबसे कम इको का ही आएगा। ठीक है, अब इसको सरल करके बताना है। 3 का क्यूब आपके पास 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, सही। तो यहाँ पर 27 और 8 आपके पास यहाँ पर 35 बनेगा और 35 7 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार, 22 5 110 हो जाएगा। अब गुणा के अंदर यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो 36 और 9 45 हो गया। 45 में 4 का स्क्वायर 16 घटाएंगे भाई, 45 में से 16 आप माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आपके पास यहाँ पर 29 का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 14 दूनी का 28 और 29/2 आएगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइड का निशान है तो ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 2/29 हो जाएगा। तो 29 से 29 कट गया और 110 के आप 2 से गुणा करेंगे तो 220 आंसर। अब इसमें देखिए 68 सेंटीमीटर लंबाई और 28 सेंटीमीटर के आधार व्यास वाले एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर आपको बताना। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा। आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है, तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो 2πRh प्लस के अंदर 2πr² होता है। इसमें से इसको घटाना है तो इसका फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर 2πRh होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कट जाएगा, यानी कि डिफरेंस आपके पास यहाँ पर 2πr² रहेगा। तो आप यहाँ पर बस कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 आप यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर r का मान क्या रखेंगे, आधार का व्यास आपको 28 बताया गया, तो त्रिज्या आपके पास इसका आधा यानी कि 14 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर 14 इंटू में 14 करेंगे तो ये 7 दूनी का 14 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 दूनी का 44, दूनी 88 हो जाएगा, इंटू में आप 14 करेंगे तो 14 8 112 का 2 हो गया, फिर हासिल 11 आएगी। अब 112 और 11 123 हो जाएगा और ये आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है और बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की एक और दूरी तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल आपको बतानी है, वही आप कंसेप्ट यूज़ करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपके पास 80 किलोमीटर की हो रही है बट्टे के अंदर, टोटल टाइम आपके पास यहाँ पर कितने का हो रहा है भाई, आप यहाँ पर देखेंगे 90 मिनट ये। अब ये आराम करने का टाइम भी आप इसमें इंक्लूड ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 और ये 35 यानी कि 50 ये यानी कि 90 और 50 140 आपके पास बन जाएगा। लेकिन ये मिनट में है टाइम, ये आपके पास यहाँ पर टाइम क्या है, मिनट में है। तो आप इसको घंटे में कन्वर्ट करें, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। अब 60 बट्टे के बट्टे में तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 80 और इंटू में 60 आ जाएगा, बट्टे के अंदर 140 आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एवरेज स्पीड आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमने किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 से ये 0 कट गया। अब यहाँ पर 2 से आप डिवाइड करेंगे 7 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो गया, ऊपर 240 बनेगा, बट्टे के अंदर 7 7 3 का 21 हो गया, बच गया 3 7 के 28 हो गया, बच गया 2/7 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने छात्रों ने कक्षा के औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, अगर आप कंटिन्यू करते आ रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर पता होगा, नहीं पता तो आप पीछे जाकर वीडियोस देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन था, उसके अंदर हमने यहाँ पर क्या किया था, इन सभी का एवरेज कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस आपके पास यहाँ पर सेम नहीं था, ये 10 का था, वो वहाँ पर सब कुछ मैंने बताया हुआ है, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा। एवरेज आप यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये 140 अप्रोक्सीमेट ये आया था 140.7 के। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 140 के लगभग ये अप्रोक्सीमेट है एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पर औसत अंक से अधिक वाले आपको यहाँ पर देखने किसने प्राप्त किए, तो यहाँ पर ये 140 आपके पास यहाँ तक है, इससे ज़्यादा यहाँ पर 5 और ये 4 9 और ये 1 10 यानी कि टोटल 10 ने प्राप्त किया। आंसर आप यहाँ पर लगा देते। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं 2 राशियाँ आपको बताई गई 3:5 के अनुपात में। यदि पहली राशि 155 kg है तो दूसरी राशि कैलकुलेट करके बतानी। आसान सा प्रश्न है, 3:5 ये रेशियो बताया गया था। इस पहली राशि का वेट आपको यहाँ पर 155 kg बताया गया था, तो आपको यहाँ पर दूसरी राशि का कैलकुलेट करना था, यानी कि ये भी 5 ना होकर 5 को गुणा कर देंगे 155/3 से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आपके पास ये 775 बन गया और बट्टे के अंदर 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूनी का 6, बच गया 1, 5 3 का 15, फिर यहाँ पर बच गया 2
और फिर यहाँ पर 8 त्रिका 24 होगा, और ये आपको 258 ए के ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है 0.3 kg। आप यहाँ पर आंसर टिक कर देते ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखिए यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत रूप से 15% और 10% की वृद्धि की होती है तो उस वस्तु की एकल मूल्य वृद्धि के समतुल्य प्रतिशत आपको यहाँ पर बताना। आसान सा प्रश्न है। 15 प्लस का 10 करेंगे, प्लस करेंगे 15 इंटू में 10 और बट्टे में 100 करेंगे, तो ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है। ये आपका यहाँ पर 25 प्लस 1.5 यानी कि 25 प्लस 1.5 करेंगे तो 26.5% आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए इसको सरल करके बताना है, तो यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, तो 4 त्रिका 12, 12 से आप यहाँ पर 48 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अब 40 में से 4 माइनस किया तो 36 आपके पास यहाँ पर आ चुका है। अब आप यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर सोल्व करें तो 4 चौके 16 और 16 को आप यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 प्लस का और ये 4 माइनस का, तो ये वाला 4 इस वाले 4 से कट जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 10 हो गया, और यहाँ पर ये 6 और 4 ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 10 20 हो गया। 20 में से आप यहाँ पर ये 16 माइनस करेंगे, 20 में से आप यहाँ पर 16 माइनस करेंगे तो ये 4 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास डिवाइड का सिंबल है, तो इसको बट्टे में 4 ऐसे लिख लेंगे। लास्ट में आपके पास यहाँ पर गुणा में 3 भी था, तो गुणा में 3 करेंगे तो ये 9 गुणा में 3 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 27 आपके प्रश्न का सही आंसर था। अब इसमें देख लीजिए एक त्रिभुज का परिमाप आपको बताएगा 36 इकाई, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर वर्ग इकाई से अधिक नहीं हो सकता। इसमें देखिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। √3p² डिवाइडेड बाय 36 आप इसका ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर ये वाला रिजल्ट आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आंशिक अवकलन का जो है कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, वो आपको यहाँ पर आना चाहिए, तभी आप इसका प्रूफ जो है वो समझ पाएंगे। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं वो इसका प्रूफ समझ सकते हैं, बाकी देखिए जो मैथमेटिक बैकग्राउंड से नहीं है उनको पहले पार्शियल डेरिवेटिव समझना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका प्रूफ आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि मैं बता देता हूँ उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या आता है, उसका फाइनल रिजल्ट आता है जब भी आपके पास यहाँ पर कोई त्रिभुज दे रखा है, उसका परिमाप P दे रखा है, ठीक है। तो आपको इस परिमाप से कोई एक ऐसा त्रिभुज बनाना जिसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो, तो वो आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल जो बनेगा, त्रिभुज बनेगा, वो आपके पास यहाँ पर समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला होता है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर नोट करके रखेंगे जब आपके पास यहाँ पर परिमाप दिया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ यही बनती है कि इसमें समबाहु त्रिभुज बनना ही पड़ेगा, तभी आपके पास यहाँ पर एरिया जो है वो मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करें √3 और इंटू में ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बट्टे के अंदर यहाँ पर 36। अब यहाँ पर देख सकते हैं 36 से एक पावर यहाँ पर कट जाएगी, बच गया 36, तो 36 √3 आपके प्रश्न का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर कंपनी एक्स का कारोबार यहाँ पर आपको दर्शाया गया, और उत्पादवार A B C D और E का दिखाया गया, ठीक है। तो कुल लाभ में A और E को मिलाकर प्राप्त हुआ लाभ लगभग कितना है, ये आपको प्रश्न में यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इसको इंग्लिश में जो है इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए यहाँ पर। इसमें देखिए आप अगर इसमें देखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर टर्नओवर ऑफ कंपनी प्रोडक्ट वाइज आपको यहाँ पर दिखाया गया रुपए के अंदर, और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट यानी कि परसेंटेज में डेटा यहाँ पर शो किया गया। तो अगर आप यहाँ पर देखिए A का कैलकुलेट करेंगे तो A के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं 25% किसका टोटल टर्नओवर, इसका A का कितना था, ये 30 था, तो 30 का अगर आप यहाँ पर 25% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अब मैं ये डायरेक्ट कैलकुलेट करूँगा, आप परसेंटेज कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो इसका 25% हो जाएगा 7.5, ठीक है। अब यहाँ पर B, तभी आप यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तभी टाइम बचा पाएंगे। B का देखें तो 7.5% किसका, यहाँ पर B में देखें तो ये 40 का, तो 7.5% हो जाएगा 3/4, और ये 4 कट गया, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद C में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास यहाँ पर 20 है, और 20 का आप यहाँ पर देखिए इसमें 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर D में देखेंगे तो D का आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी 7.5 होगा, यानी कि 7.5% कैलकुलेट करेंगे किसका, यहाँ पर D के अंदर देखेंगे तो ये आपके पास 50 है, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर 3/4, तो ये 5 त्रिका 15/4 हो जाएगा, और 4 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, 4 त्रिका 12, फिर बच गया 3, 700 के 28 और 500 के 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए E का अगर कैलकुलेट करेंगे तो E में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 25% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा किसका, E का। यहाँ पर देखिए टोटल टर्नओवर 60 है, तो 60 का
1/4 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करके मैंने डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इन सभी का टोटल करें तो ये आपके पास कितना बनेगा, 7 ये और 15 ये, टोटल 22 और यहाँ पर 29.5 और देखिए 0.5 इसमें से ले लेंगे तो यहाँ पर ये 30 हो गया, 33 और 33.25 आपके पास इनका टोटल बनेगा। तो ये जो टोटल आपके पास बना है और इसमें ए और यहाँ पर ए का जो है टोटल आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट है, कुल मिलाकर आपके पास यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है ये आपके पास 22.5 का हुआ है। ये आपके पास यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट था 33.25 का कितना परसेंट है ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अगर आप ये पॉइंट इसके आगे देखिए 1 0 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 25 से आप ऊपर डिवाइड करेंगे, ऊपर आपके पास यहाँ पर 90 बनेगा, 25 से आप नीचे डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25 हो गया, बच गया यहाँ पर 8 और 25 3 75 बच गया 7, 25 3 75 यानी कि आपके पास कितना है 9000 डिवाइडेड बाई 133। तो आप इसमें देखिए 133 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 8 बार 8 त्रिका 24, 8 और 800 और 240 ये तो ज़्यादा जा रहा है। और 7 का करेंगे तो 7 का भी ज़्यादा चला जाएगा। तो 6 का करेंगे मल्टीप्लाई तो 600 और ये 6 का 18 यानी कि आपके पास यहाँ पर 198 बनेगा और यहाँ पर 798 बनेगा, ये चला जाएगा 6 बार चला जाएगा। तो 798 बचा कितना आपके पास यहाँ पर 102 बचा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 102 बचा। ठीक है, उतारेंगे लास्ट में 0, फिर यहाँ पर 1020 आया। अब यहाँ पर देखिए 7 बार 6 बार तो काफ़ी ज़्यादा कम रह जाएगा, 7 बार करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर 700 हो गया और 7 त्रिका 21 यानी कि आपके पास यहाँ पर 210 और ये आपके पास यहाँ पर 21 यानी कि आपके पास यहाँ पर 231 बनेगा। 231 आपके पास ये हो गया और 700 यानी कि 931। तो ये आपका यहाँ पर 7 बार चला जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 8 बार करके देखते तो वो तो इससे हल्का सा ज़्यादा जा रहा है यानी कि 7 बार जाएगा तो ये 67% आपके पास अप्रोक्सीमेट आएगा। और 67% आपके पास अप्रोक्सीमेट आया है तो आप इसको 70% लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ये करनी पड़ेगी, बाकी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर यदि थीटा एक न्यून कोण आपको यहाँ पर बताया गया तो यहाँ पर इसका मान आपको 2 दिया गया तो इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना। आसान सा प्रश्न है, थीटा की जगह अगर आप यहाँ पर 45 डिग्री रखते हैं तो tan 45 और cot 45 का मान 1 और 1 हो जाएगा। तो 1 और प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा, भी 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा और ये भी 1 का क्यूब 1 और यहाँ पर 1 का क्यूब 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 गुणा में 1 गुणा में 1 यानी कि 6 बनेगा और ये 1 प्लस 1 यानी कि 2 बनेगा, 6 प्लस 2 8 बन जाएगा। आपके पास आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते थे। इसमें देखिए 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वृत्त इस प्रकार है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, यहाँ पर आपको ये बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास ये व्यास हैं तो त्रिज्या आपके पास क्या हो जाएगी, r1 बराबर इसका आधा करेंगे 8, r2 बराबर 20 का आधा करेंगे ये 10 हो जाएगी। ये त्रिज्या आ चुके हैं। तो r1 प्लस r2 करते हैं 18 बन रहा है, जबकि केंद्रों के बीच की दूरी आपको यहाँ पर d 13 दे रखी है यानी कि यहाँ पर कम दे रखी है r1 प्लस r2 से। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि दोनों वृत्त एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है इसकी लंबाई का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है पीछे, वो वाला फॉर्मूला आप इसमें यूज़ करेंगे r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला यूज़ मत कर देना, इसमें मैंने आपको बताया था 2√r1 इंटू में r2, वो वाला फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर ये स्पर्श नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो अंडर के अंदर आप क्या करेंगे 13 का स्क्वायर, दोनों त्रिज्याओं का डिफरेंस देखिए 8 और 10 का 2 का है यानी कि माइनस कर देंगे 2 का स्क्वायर। तो 169 में से 4 माइनस करेंगे 165 आपके पास बचेगा। तो √165 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए चित्र आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। ये 2 सर्किल इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। इनके केंद्रों के बीच की दूरी आपके पास यहाँ पर 13 होगी और यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो बनेगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो बनेगी, वो आपके पास यहाँ पर ऐसे बनेगी। ठीक है, अब ये याद आप ऐसे रख सकते हैं कि त्रिज्या ऐड होंगी या फिर यहाँ पर डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे या फिर प्लस करेंगे। याद कैसे रखेंगे भैया, आपको यहाँ पर देखिए माइनस जैसा लग रहा है यानी कि आप यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, बाकी वो एक आपको डायरेक्ट याद रह जाएगा, वो बचा ही प्लस वाला, तो आपके पास यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको वैसे ही याद रह जाएगा। अब इसमें देखिए एक दुकानदार ने जो है 115.20 में 288 संतरे खरीदे हैं।
और उसने उनमें से जो 50 को 70 पैसे प्रति संतरे की दर से और शेष को 46.20 में बेच दिए। तो उसका लाभ या हानि लाभ या हानि आपको यहाँ पर बताना है, सिर्फ प्रतिशत में आपको नहीं बताना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस आपके पास यहाँ पर कितना होगा 115.20 और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास देख सकते हैं 50 संतरे थे, एक संतरा यहाँ पर 70 पैसे में बेचा गया, तो 50 कितने में बेचे जाएंगे, 50 इंटू में 70 पैसे में। आप यहाँ पर रुपए में कन्वर्ट करेंगे, ये पैसे में था तो यहाँ पर रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 100 से आप डिवाइड करेंगे, ये 35 आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर जो शेष थे वो आपके पास 46.20 रुपये में बेचे जा रहे थे, इनको ऐड करेंगे तो 35 प्लस का 46.20 आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 81.20 बनेगा। आप इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ पर देख सकते हैं कितने कम में यहाँ पर ये वस्तु बेची जा रही है, ये आपके पास यहाँ पर संतरे कितने कम में बेचे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है 0.20 से 0.20 चला गया और ये 4 बच गया और यहाँ पर ये 3 बच गया, यानी कि 34 रुपये का यहाँ पर जो है लॉस हो रहा है कि कम में बेचे जा रही है तो हानि होगी 34 रुपये की, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी होने के कारण 45% की कमी की जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा ये आपको बताना था। तो 40% की वृद्धि की जाती है तो प्लस में लेंगे, 45% की कमी की जाती है तो माइनस में लेंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे 40 इंटू में 45 और डिवाइडेड बाय 100। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 9 बार कटेगा, ये 10 2 बार कटेगा और 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास माइनस का 5 आएगा और ये आपके पास माइनस का 18 आएगा, यानी कि माइनस का 23% आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 25 क्वेश्चंस और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।